Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सचेंज रेट के बारे में बात की थी कि एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, फर्दर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं इससे आगे, और उससे पहले ज़रा पास पेपर पढ़ लें एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। क्वेश्चन 19 है, व्हाट डज फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? हम कहेंगे फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लोकल करेंसी। The foreign exchange rate fluctuate in accordance with intensity of demand and supply of a foreign currency. Illustrate this process. आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड फॉर डॉलर और सप्लाई ऑफ डॉलर से डायग्राम बनानी है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। ठीक है जी, और उसको इलिस्ट्रेट, उसको डिफाइन करना है कि एप्रिशिएट कब हो रहा है, डेप्रिशिएट कब हो रहा है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज मेंट बाय डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हम कहेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ये कि हमारी लोकल करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। ठीक, एबीसी कंट्री डिसाइड टू डिवैल्यू इट्स करेंसी। एबीसी कंट्री वो कहती है कि मैं अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती हूं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। हाउ वुड दिस डिसीजन अफेक्ट द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमी। हमें पता है करेंसी डिवैल्यू होती है, डेप्रिशिएट होती है करेंसी, एक्सपोर्ट सस्ती होती है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगी एबीसी की, इंपोर्ट कम हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका अगर डेफिसिट है तो इक्विलिब्रियम से होते हुए सरप्लस की तरफ चले जाएगा। 21, व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज रेट। बता चुका क्या एक्सचेंज रेट कह दे या फॉरेन एक्सचेंज रेट कह दे, बात एक किया। ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट ऑन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर जाए, एक्सचेंज रेट फॉल करने का मतलब यह है कि हमारी, ये बात याद रखिएगा कि अगर ये कहता है कि एक्सचेंज रेट फॉल कर गया, तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाए फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब होता है, और एक्सचेंज रेट फॉल कर जाए इसका क्या मतलब होता है, यानी कि हमारा एक्सचेंज रेट फॉल कर गया मीन हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई। फॉल मीन हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी। ठीक है, एक्सचेंज रेट फॉल का ये मतलब है कि एक्सचेंज रेट हमारा कम हो गया। ठीक है, एक्सचेंज रेट कम का ये मतलब है कि पहले हम $1 के बदले फॉर एग्जांपल 100 रुपीज थे, अब एक्सचेंज रेट फॉल कर गया, अब उसी $1 के अगेंस्ट 80 रुपीज है, तो एक्सचेंज रेट 100 से 80 पर है, इट्स मीन दिस इज द एप्रिसिएशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो एक्सचेंज रेट फॉल करने का मतलब है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट फॉल कर गया फर्दर, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब इन दोनों लफ्जों को जरा देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो इन दोनों लफ्जों को जरा देखते हैं अभी, एक्सचेंज रेट फॉल का और इंक्रीज का क्या मतलब है। स्टार्ट कर दो। अगर वो कह दे कि एक्सचेंज रेट फॉल कर गया मीन हमारी करेंसी डेप्रीशिएट कर गई। ठीक है, ये मतलब होता है। अगर एक्सचेंज रेट राइज कर गया यानी कि इंक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब होता है हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज रेट फॉल हुआ करेंसी डेप्रिशिएट होगी। हमारी जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है आपको पता है एक्सपोर्ट ज्यादा होती है, इंपोर्ट कम होगी, खत्म कहानी। 22, व्हाट इज मेंट बाय एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से हमारी लोकल करेंसी की वैल्यू कम, डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है नी, और अगर कभी यूएसए में उनकी करेंसी डिवैल्यू हुई तो फिर हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर। कहता सपोज यूएस डॉलर वाज बीइंग ट्रेडेड यस्टरडे इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 105 PKR। कहता कल वाली बात है कि $1 के बदले में 105 रुपए मिलते थे, आज वो $1 के बदले में 110 रुपए मिल रहे हैं। अब पाक रुपी 105 से 110 पे चलेगा, मीन ये हमारा एक्सचेंज रेट और गिर गया, हमारा एक्सचेंज रेट और फॉल कर गया, मीन ये डेप्रिसिएशन है कि अगर 105 से पहले हम 105 पर थे, अब हम 110 पर आ गए, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। ठीक है,
23 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन बिजनेस सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट से बिजनेस सेक्टर, इकोनॉमी के बिजनेस सेक्टर में क्या फर्क है? हमें पता है एक्सचेंज रेट से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चेंज होगी, ऑब्वियस बात है, इससे प्रोडक्शन लेवल पर चेंज आएगा, मुल्क की लेवल पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पर चेंज आएगा। 24 का ए, इफ अ कंट्री एक्सपीरियंस चेंज रेट डेप्रिसिएशन इन रिलेशन टू ट्रेडिंग पार्टनर विल इट्स एक्सपोर्ट बिकम मोर और लेस अट्रैक्टिव टू द अदर कंट्री। हमने कहा नहीं, हमने कहा अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट मोर अट्रैक्टिव होती है, एक्सपोर्ट ज्यादा होती है और इंपोर्ट कम हो जाएगी। बी में, इफ एक्सचेंज रेट वाज, अगर एक्सचेंज रेट आज 6 रुपए था $1 के बदले में, यानी कि $1 के बदले में ₹6 है, हमारी 50% करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, यानी कि 50% करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, यानी कि 6 का 50%, यानी कि ₹3 से करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, तो अब कितनी होगी? अब पता है $1 के बदले में ₹9 पे करेंसी चलेगी, ये करेंसी डेप्रिशिएट हुई 3 से। सही है, चलिए ये हमारे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आज के टॉपिक पे चलते हैं कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। हमने कहा ये जो एक्सचेंज रेट है कितने तरह का होता है? याद रखिएगा एक्सचेंज रेट 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और एक को कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट, ये फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वही है जिस तरह मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस कैसे सेट होती है? फ्री इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसी तरह एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल है, जो फ्लोटिंग है, देखिए मार्केट प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई के साथ ऑटोमेटिकली फ्लोट करती है, और अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, सप्लाई और डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पर ले आती हैं। इसी तरह एक्सचेंज रेट क्या है? ये एक्सचेंज रेट वो है कि जो डिमांड फॉर डॉलर और सप्लाई फॉर डॉलर इन दोनों के इंटरेक्शन से सेट होता है। हमने कहा एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है कितनी है, ये एक्सचेंज रेट तय करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट क्या हुआ? ये सप्लाई ऑफ डॉलर, ये डिमांड फॉर डॉलर, एंड दिस इज द एक्सचेंज रेट। ये हमारा एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, जो भी उस दिन का एक्सचेंज रेट होगा ये मार्केट तय करेगा। फायदे क्या है? नो नीड ऑफ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट को सेट कर लिया करेगी। हमने कहा गवर्नमेंट तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपने अदर्स प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, तुम इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दो, फुल एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दो। ठीक है, एक्सचेंज रेट हम खुद ही संभाल लेंगे, ये सेक्टर हम संभाल लेते हैं, तुम बाकी इकोनॉमिक सेक्टर संभाल लो। नो नीड टू होल्ड और स्पेंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल करने के लिए फॉरेन करेंसी को बेचने की, खरीदने की और उनको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने कहा अगर कल को डिसइक्विलिब्रियम आ गया, हम ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। डेफिसिट और सरप्लस, जो भी मैंने बात की, डेफिसिट आ गया, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया या बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ गया, मार्केट क्या करेंगी? एक्सचेंज रेट क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उस डेफिसिट को और उस सरप्लस को रिमूव कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेफिसिट आ गया, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया, आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाए तो इंपोर्ट ज्यादा होती है और उसके बदले में एक्सपोर्ट कम होती है। ठीक है, तो जब इंपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट ज्यादा है, इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट है, तो इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट हमारे पास कम है, यानी कि डिमांड फॉर डॉलर, इंपोर्ट ज्यादा है, डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है, और हुआ क्या? सप्लाई फॉर डॉलर कम है, सप्लाई फॉर डॉलर। तो ये कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर इंपोर्ट ज्यादा कब होती है? इंपोर्ट ज्यादा मीन डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है, और एक्सपोर्ट कम मीन सप्लाई ऑफ डॉलर कम है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है? वो ये वाली सिचुएशन होती है। यहां पर देखें डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा है, सप्लाई फॉर डॉलर कम है। होगा क्या? मार्केट में एक्सचेंज रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मार्केट में एक्सचेंज रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो हम यहां से एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता रहेगा। अब जैसे ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, आपको पता है एक्सचेंज रेट जब इंक्रीज हो रहा होता है, इसको कहते हैं हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होती है। हमारी करेंसी क्या हो रही होती है? डेप्रिशिएट हो रही होती है। जब हमारी करेंसी
डेप्रिशिएट हो रही होती है, तो डेप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ता है, ये जो इंपोर्ट ज्यादा हुई थी ये इंपोर्ट कम हो जाएगी, और ये जो एक्सपोर्ट कम हो रही थी ये डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था वो कहां पर पहुंच जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, और हो सकता है इक्विलिब्रियम से आगे हम किधर गया, सरप्लस पर पहुंच जाए, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट को कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। ये फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, ये गवर्नमेंट जानबूझकर डेलिबरेटली एक्सचेंज रेट फिक्स करती है। पर्पस क्या होता है देखते हैं, क्यों फिक्स करती है गवर्नमेंट, टू अवॉइड स्पेकुलेशन अगेंस्ट करेंसी। लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि आने वाले वक्तों में मुल्क के हालात खराब होने वाले हैं, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने वाली है, वो क्या करते हैं, आज डॉलर्स खरीद के रख लेते हैं, आज डॉलर्स खरीद के रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने, उनके पास 1 मिलियन रुपीस थे, ये तो खैर मैं बहुत कम बात कर रहा हूं, 1 मिलियन रुपीस थे, ठीक है। उन्होंने कहा, और एक्सचेंज रेट चल रहा था इस वक्त $1 के अगेंस्ट ₹100। उनको पता है कि पाकिस्तान की वैल्यू, करेंसी डिवैल्यू होनी है। उन्होंने बैंक को कॉल किया, उन्होंने कहा कि बैंक सिर्फ कॉल की कि हमारा जो पाक रुपये का अकाउंट है इसको डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, तो डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिए, तो ये ₹1 मिलियन थे। जब ये डॉलर अकाउंट में कन्वर्ट हुए, एक्सचेंज रेट 100 का था, तो डॉलर बन गए $10,000, तो $10,000 हो गए। हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम वाकई में ऐसा हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू होगी, डीवैल्यू होना शुरू होगी। ठीक है, जब हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई, फॉर एग्जांपल डीवैल्यू होते 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 तकरीबन वो 150 तक पहुंच गया। जैसे 150 तक पहुंच गया, अब इन स्पेकुलेटर्स को पता होगा कि यार अब मुल्क के हालात अच्छे हो रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, अब हमारी करेंसी स्ट्रांग होने वाली है। अब क्या करेंगे, फौरन से दोबारा बैंक को कॉल करेंगे, बैंक जितना मेरा डॉलर वाला अकाउंट है उसको पाक रुपये में कन्वर्ट कर दो। तो बैंक इस 10,000 को जब पाक रुपये में कन्वर्ट करेगा, तो उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या था, 150। तो देखें उन्होंने क्या कमाया, अब पाक रुपये कितने हो गए, तो देखें उन्होंने, उनके पास 1 मिलियन था, यानी कि 10 लाख थे, कुछ भी नहीं किया, विदाउट एनी ड्यू एफर्ट उन्होंने 10 लाख से 15 लाख रुपए अपने कर लिए। और सोचो इनको करोड़ों में ले जाओ, तो लोग कितना स्पेकुलेशन से पैसा कमा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सचेंज रेट फिक्स कर देगी, लोग स्पेकुलेशन ताकि ना करें। ये बात याद रखना है, बड़ी कीमती बात करने वाला हूं। डॉलर्स का गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास होना इकोनॉमिक ग्रोथ की निशानी है, इकोनॉमी की स्ट्रांग होने की, स्ट्रेंथन होने की निशानी है। डॉलर्स का अवाम के पास होना इकोनॉमी की वीक निशानी है, इकोनॉमी की कमजोरी की निशानी है। क्यों, जब लोग डॉलर अपने पास रखेंगे, लोग डॉलर की डिमांड करेंगे। जब हम डॉलर की डिमांड करेंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और अपने पाक रुपये की वैल्यू कम हो रही है। और जितने डॉलर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के पास होंगे, इसका मतलब है हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा है। जितने फॉरेन रिजर्व ज्यादा होंगे उतनी हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमने बाहर वालों का पैसा अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, हमारे में पावर है। ठीक है। सेकंड, प्रमोट ट्रेड। बैंक, गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपनी ट्रेड को प्रमोट करूं, वरना होता क्या, हमारा ट्रेडर, एक्सपोर्टर नुकसान उठा रहा होता है। वो क्या करता है, आज रेट तय करता है कि यार मैं आपको पेमेंट करूंगा 100 के हिसाब से, पता चलता है उसने कहा यार 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, पता चलता है एक्सचेंज रेट हफ्ते बाद 110 पे पहुंच गया। अब एक्सपोर्टर को मिलियंस का नुकसान होता है 1 हफ्ता पेमेंट लेट करने से। तो क्या करते हैं, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम कहते हैं ट्रेडर्स, ये सेम रेट है आपके लिए, इसी पे एक्सपोर्ट करनी है, इस पे इंपोर्ट करनी है। प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम एक्सचेंज रेट रिस्क, ये बात कर चुका। गवर्नमेंट परसू इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को परसू करती है। गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम पर ले जाती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारी करेंसी में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डेफिसिट है। जब डेफिसिट होगा, गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट फिक्स करेगी वो डेप्रिशिएट पे कर देगी। जैसे हमारी फिक्स रेट डेप्रिशिएट होगा, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, यानी कि
गवर्नमेंट क्या करेगी, ये फिक्स कर देगी रेट। गवर्नमेंट ने कहा आज के बाद हमारा एक्सचेंज रेट ये है, तो जब ये एक्सचेंज रेट होगा यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया और ये रेट फिक्स कर दिया, हो क्या, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट से इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट होते हैं और उसके कुछ फायदे होते हैं। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैनेजिंग एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है एक्सचेंज रेट के मार्केट में आने की? गवर्नमेंट कहती है कि मैंने एक्सचेंज रेट को मैनेज करूंगा, मैं एक्सचेंज रेट मैनेज करूंगी। कैसे? मैं कभी अपनी ही लोकल करेंसी को जानबूझकर डी वैल्यू कर दूंगी, जैसे कि मैंने ये बताया, डी वैल्यू करके हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट से इक्विलिब्रियम पर ले आए। और गवर्नमेंट कहेगी कभी मैं अपनी करेंसी को रीवैल्यू कर दूंगा। हमने कहा वाई? उसने कहा रीजन और ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं। उसने कहा पहला, टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डिसइक्विलिब्रियम रिमूव करने के लिए मैं एक्सचेंज रेट फिक्स कर दूंगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सचेंज रेट है और हमारी करेंसी इस वक्त यहां है। गवर्नमेंट क्या करेगी, आज के बाद ये आपका एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो हमारी डिसइक्विलिब्रियम गैप खत्म हो गया। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम में रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी पीछे कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, अब गवर्नमेंट ऊपर वाला एक्सचेंज रेट फिक्स कर देगी। जैसे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट खत्म हो गया। टू रिमूव आउटपुट गैप, आउटपुट गैप को खत्म करने के लिए, आउटपुट गैप को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी सेट करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया, डी वैल्यू किया, डी वैल्यू से एक्सपोर्ट ज्यादा हुई, एक्सपोर्ट ज्यादा हुई, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हुआ। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हुआ तो जो हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप था वो खत्म हो गया। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होने से डिफ्लेशनरी गैप खत्म होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा इसलिए मैं यूज करती हूं। टू स्टेबलाइज करेंसी, अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, कभी हमारी करेंसी 105 पे हो जाती है, कभी 110 पे हो जाती है, कभी 120 पर हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने एक फिक्स रेट कर दिया कि बस आज के बाद हमारी करेंसी स्टेबल है, ना कोई स्पेकुलेशन कर सके, ना हमारे ट्रेडर को नुकसान हो। टू डिस्करेज स्पेकुलेशन इन फॉरेन करेंसी, ताकि लोग ये काम ना करें, ये काम ना करें, स्पेकुलेशन ना करें। टू लोअर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेशन कम कैसे होगी? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रीवैल्यू करेगी अपनी करेंसी को। जब करेंसी रीवैल्यू होगी, इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। जब एक्सपोर्ट कम, एग्रीगेट डिमांड कम, और आपको पता है जब एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या इंस्ट्रूमेंट टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट कैसे एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे? हमने कहा पहला तरीका ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमें पता, हमने एक ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा था मॉनिटरी पॉलिसी में, जहां पे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा होता है। वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा होता है वो सप्लाई ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज और डिक्रीज के लिए होता है। क्योंकि मैं एक्सचेंज रेट पढ़ रहा हूं तो अब ही सेंट्रल बैंक ही है, लेकिन वो मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नहीं बेचेगा, फॉरेन सिक्योरिटीज को सेल और बाय करेगा। तो सेंट्रल बैंक विल सेल, कभी कभार बाय भी करेगा, कभी कभार बाय भी करेगा, लेकिन हमारे यहां पर जो कंसेप्ट समझाना है वो सेल के साथ है। सेंट्रल बैंक विल सेल फॉरेन करेंसी इन मार्केट टू स्टॉप एक्सचेंज रेट फ्रॉम फॉलिंग। हमारी करेंसी फॉल कर रही है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। सेंट्रल बैंक ने कहा यार ये तो बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं, करेंसी बड़ी डेप्रिशिएट कर रही है, तो हम डेप्रिसिएशन को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में डेप्रिशिएट फर्दर करेंसी ना हो, फर्दर करेंसी ना हो। तो होता क्या, फॉर एग्जांपल ये डेप्रिशिएट हुई क्यों? डेप्रिशिएट इसलिए होती है कि हमारी ये जो डिमांड फॉर डॉलर ये इंक्रीज कर जाता है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल ये डिमांड फॉर डॉलर इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया, लोगों ने डॉलर्स की डिमांड करना शुरू कर दी। जब लोगों ने
डॉलर्स की डिमांड करना शुरू की तो ये देखें हमारी करेंसी यहां से इक्विलिब्रियम E0 से E1 पर आ गया। जैसे E1 पर आ गया तो देखें ये हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी। क्या हो गई? डेप्रीशिएट होगी। जब हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई, अब गवर्नमेंट चाहती है ये डेप्रीसिएशन कम हो जाए। सेंट्रल बैंक क्या करेगी? फौरन से ओपन मार्केट में सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ा देगी। सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ा देगी। जैसे ही सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ा दिए, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दिस इज सप्लाई फॉर डॉलर, ये सप्लाई ऑफ डॉलर 1, तो नई डिमांड नई सप्लाई, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। जैसे ये न्यू इक्विलिब्रियम बना तो E0 से E1 से होते हुए हम दोबारा E2 पर आ गए। जैसे E2 पर आए तो देखें ये एक्सचेंज रेट जो इंक्रीज हुआ था, अब दोबारा इक्विलिब्रियम ये तो इक्विलिब्रियम ये, तो एक्सचेंज रेट देखें दोबारा हमारा वापस आ गया। इस तरह हम कंट्रोल करते हैं एक्सचेंज रेट को फर्दर फॉल करने से, यानी कि डेप्रिशिएट करने से। नेक्स्ट, कैसे गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है? इंटरेस्ट रेट के जरिए। सेंट्रल बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा आता है लोग सेविंग क्या करते हैं? कम करते हैं। लोग सेविंग कम करते हैं, ठीक है। जब सेविंग कम करेंगे, जब सेविंग नहीं, ये सेविंग ज्यादा मेरे ख्याल से, थिंक सो। इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होगा लोग सेविंग्स बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? लोग सेविंग्स बढ़ा देंगे। जब लोग सेविंग बढ़ाएंगे तो डिमांड फॉर डॉलर कम कर देंगे, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी कंजम्पशन कम कर रहे हैं। तो जब डिमांड फॉर डॉलर कम होती है, आपको पता है आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, अप्रिशिएट करती है। डिमांड फॉर डॉलर कम, करेंसी अप्रिशिएट करती है, ठीक हो गया। फिर ये हमने जिसका ग्राफ भी बनाया, ये ग्राफ से हमने बात की हुई है। पॉलिसी टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बार बार बात कर चुका हूं। मैं चाहता हूं मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। जब मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है तो होता क्या उस वक्त? इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, ठीक है। तो इंपोर्ट ज्यादा होने से डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा होती है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है। अगर मैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को, डेफिसिट को रिमूव करता हूं तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टू द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे लोग डॉलर्स में स्पेकुलेशन ना करें, क्योंकि वो डॉलर में स्पेकुलेशन करेंगे तो इकोनॉमी में बर्डन बढ़ जाता है। तो अवॉइड स्पेकुलेशन, गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। हम कर लो, जितनी करनी स्पेकुलेशन नहीं कर सकते लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट थी कुछ, और हमने ये सीखा कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करती है और गवर्नमेंट अपने कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए। तो सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक रह गया डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, जो कि आसान सा टॉपिक है, वो देखते हैं जरा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि डिवैल्यूएशन। ये डिवैल्यूएशन इतनी बार पढ़ चुके कि अब हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि टॉपिक पढ़े बगैर कि डिवैल्यूएशन क्या करने वाला है और डिवैल्यूएशन का मकसद क्या। हमें पता डिवैल्यूएशन है क्या। जब डिवैल्यूएशन होती है हमारी लोकल करेंसी वीक हो जाती है अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। जैसे कि डेफिनेशन है, डेलिबरेटली वीकनिंग दी लोकल करेंसी। हम जानबूझकर अपनी लोकल करेंसी को वीक करते हैं। पर्पस क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि डिवैल्यूएशन करके हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। तो डिवैल्यूएशन का मकसद क्या होता है? पर्पस क्या होता है? हम अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहते हैं और अपनी इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। डिवैल्यूएशन की क्यों? ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट से सरप्लस पे आ जाए, ठीक है जी, डेफिसिट से सरप्लस पे आ जाए। अब इसी चीज को समझते हैं ग्राफ के साथ आज। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज आवर टाइम, ये टाइम है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लें कि इस वक्त हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इस वक्त डेफिसिट है।
मैं चाहता हूं ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां से डेफिसिट से इंक्रीज होता होता ये इक्विलिब्रियम पर आए और इक्विलिब्रियम से होता होता सरप्लस में चले जाए। मैं क्या करूंगा, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से डेफिसिट से निकालने के लिए मैंने अपनी करेंसी को जानबूझकर डीवैल्यू किया। जब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो एक्चुअली होना क्या था, इस फेज पर मैंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया तो होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए और इंपोर्ट कम होनी चाहिए। इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा, यहीं से बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस के तौर पर मूव करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इस फेज पे अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो चेक कीजिएगा होने क्या वाला है, हम फर्दर डेफिसिट होते हैं। फर्दर डेफिसिट यानी कि हमने कहा ये क्या हुआ, हमने तो अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया और चाहिए तो ये था कि हम इस पॉइंट से फर्दर ग्रो करें। हमने डीवैल्यू किया लेकिन फर्दर हम डेफिसिट पर चले गए, हमारा फर्दर डेफिसिट डीपन हो गया। हमने कहा ये क्या बात हुई। उसकी रीजन ये है, ये पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी, ये पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी। हमने कहा जब आप इस स्टेज पर अपनी करेंसी डीवैल्यू करेंगे तो भाई क्या आज डीवैल्यूएशन करने से सुबह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सही होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब हम डेफिसिट पर होंगे तो हमारी इंपोर्ट करने की हैबिट बन चुकी होगी, हमारी इंडस्ट्रीज वीक होंगी, हमारी इंडस्ट्रीज पुअर होंगी। जब मैं डीवैल्यू करूंगा तो उनको स्ट्रेंथ लेने में, स्ट्रेंथन होने में कुछ वक्त लगेगा। हम डिवैल्यूएशन करके फौरन से इंपोर्ट कम नहीं करेंगे। जो हमने बाहर से इंपोर्ट मंगवानी है, जो हमने इंपोर्ट ऑर्डर दिए हुए हैं, वो हम मंगवा कर ही रहेंगे। तो जब हम डिवैल्यू करते हैं फौरन से रिजल्ट नहीं मिलते, हम फर्दर हमारी इंपोर्ट स्टिल ज्यादा रह रही होती है, स्टिल इंपोर्ट ज्यादा हो रही होती है और एक्सपोर्ट अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही होती है। तो होता क्या, हम ये फर्दर डेफिसिट पे जाते हैं। जब हम फर्दर डेफिसिट पे जाते हैं उतने अरसे में हम अपने इंपोर्ट पर काबू पा चुके होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज रेडी टू प्रोड्यूस गुड्स हो चुकी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्दर उसके बाद डिवैल्यूएशन से ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता जा रहा होता है, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता जा रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी डिवैल्यूएशन से ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही ग्रोथ आएगी, नहीं, हम फर्दर डेफिसिट होंगे। क्यों? क्योंकि डिवैल्यूएशन करने से और इंपोर्ट को कम करने में, एक्सपोर्ट को ज्यादा करने में वक्त लगेगा। यही चीज उसने कहा इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, डिवैल्यूएशन की पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी, रातों रात नहीं हो जाएगी। उसने कहा यह डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट और इलास्टिसिटी फॉर एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। हमने कहा वो कैसे, हमने कहा अगर हमने डिवैल्यूएशन कर ली, यहां पे डिवैल्यूएशन कर ली, लेकिन कुछ ऐसी इंपोर्ट है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, इनएविटेबल है, मुझे हर हाल में वो इंपोर्ट करनी ही करनी है, तो देखें इंपोर्ट कम नहीं होगी, फर्दर इंपोर्ट ज्यादा होगी। जब फर्दर इंपोर्ट ज्यादा होगी हम फर्दर डेफिसिट पर जाएंगे। इनइलास्टिक क्या होगी, इनइलास्टिक इंपोर्ट होगी। फिर हमने कहा ये इनइलास्टिक इंपोर्ट कब होगी, हमने कहा नंबर 1 रीजन हाई प्रेफरेंस फॉर फॉरेन गुड। हम फॉरेन गुड पर हाई प्रेफरेंस कर रहे हैं, यानी कि हम फॉरेन गुड को प्रेफर कर रहे हैं, लोकल गुड खरीद नहीं रहे, तो ऑब्वियस बात है इंपोर्ट कम नहीं हो पा रही। सेकंड रीजन इनएबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट। लोगों ने कहा ठीक है हम इंपोर्ट को प्रेफर नहीं करते, अब इंपोर्टेड गुड जैसे गुड्स हमें लोकल बना दो। पर हुआ क्या, हमारी लोकल इंडस्ट्री इनएबल है, उनकी इनएबिलिटी है, यानी कि वो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, उनमें एबिलिटी नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे ठीक है भाई हम सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, हम तो इंपोर्टेड चीजें कंज्यूम करेंगे, कोई लोकल की मैन्युफैक्चरिंग का हमें एतबार नहीं है, इतनी मिलावट करती हैं सब चीजों में। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, बल्कि यहां पे वर्ड लिखना था इंपोर्टेड गुड्स और रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल मैं मंगवा रहा हूं वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूं, यानी कि जब तक वो रॉ मटेरियल नहीं आएगा मेरे फर्दर लोकल
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये वो रीजन है जिस वजह से इंपोर्ट हम हर हाल में करते हैं, और जब इंपोर्ट हम कर रहे होते हैं तो फर्दर हम डेफिसिट चल जाते हैं। दूसरी रीजन, ये तो मैंने रीजन बताई ना कि इंपोर्ट कम होनी चाहिए थी पर नहीं हो रही, किस वजह से इंपोर्ट कम नहीं हो रही वो मैंने आपको रीजन बता दी। सेकंड रीजन क्या है, जब मैं डी वैल्यू करता हूं एक्सपोर्ट मेरी ज्यादा होनी चाहिए पर वो एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होती, वो रीजन क्या है? हमने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। अगर हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड भी इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक डिमांड फॉर एक्सपोर्ट का मतलब ये, हम तो एक्सपोर्ट करना दिल से चाहते हैं, मैं चाहता हूं मैं एक्सपोर्ट करूं, लेकिन बाहर वाले चीजें नहीं खरीद रहे। मैं तो चाहता हूं भाई प्लीज मेरी चीजें खरीद लो, मैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए विलिंग हूं, लेकिन बाहर वाले कहते हैं हम चीजें नहीं खरीद। जब वो चीजें खरीद ही नहीं रहे, मैं कैसे चीजें सेल कर सकता हूं उनको, मैं कैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता हूं आपने, ये वो क्यों नहीं हमारी चीजें खरीदते? दो रीजन, पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट, वो ए प्लस कैटेगरी डिमांड करते हैं, हम ए कैटेगरी भेज देते हैं, वो कहते हैं यार अब तो क्वालिटी सही नहीं देते, हमसे चीजें नहीं खरीदते, हमारी एक्सपोर्ट ही ज्यादा नहीं होती। इनएबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म, इनएबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, हमारी डोमेस्टिक फर्म्स इनेबल होती हैं टू टेक एडवांटेज फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी कि जब डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का सीजन आता है, अब इंडिकेशन होती है इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज ज्यादा ज्यादा चीजें बनाओ, ज्यादा ज्यादा चीजें बनाकर ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो गई। लेकिन हमारी इंडस्ट्री सोई हुई है, डिवैल्यूएशन का सीजन गुजर गया, इंडस्ट्रीज को कोई फिक्र ही नहीं है, जब डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन आई, होश आया, महंगा बहुत था, दोबारा से सो गए फिर, ठीक है जी, 2 गोलियां और ले ली, स्लीपिंग पिल्स ले ली, उन्होंने कहा लंबी नींद सोएंगे हम, ठीक है जी। तो डोमेस्टिक फर्म इनेबल होने की वजह से हम फर्दर क्या करते हैं, डेफिसिट पर जाते हैं। लेकिन जब उनको नींद से उनकी आंख खुलती है, ओहो ये क्या हो गया, हमें तो एक्सपोर्ट ज्यादा करनी है, ये तो डिवैल्यूएशन का सीजन चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से, डेफिसिट से ये इक्विलिब्रियम पर आए और यहां से हम सरप्लस में चले गए। तो इसको कहते हैं जे कर्व। क्या कहते हैं, जे कर्व। तो बिल्कुल एक जे कर्व की तरह ये बन रही होती है, जे कर्व की तरह ये जे कर्व की तरह बन रही होती है, ये डिवैल्यूएशन होती है। अब आए लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, रिवैल्यूएशन। हमने कहा रिवैल्यूएशन, देखिए अगर ये डिवैल्यूएशन है, अगर मैं इसको यहीं से डी की जगह आर कर दूं, रिवैल्यूएशन हो गई। जब रिवैल्यूएशन होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा है डिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, डिवैल्यूएशन से करेंसी वीक होती है, रिवैल्यूएशन डेलिबरेटली स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन दी लोकल करेंसी, हम अपनी लोकल करेंसी को स्ट्रेंथ कर देते हैं। जब लोकल करेंसी स्ट्रेंथन हो जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, यानी कि हमने कहा यार हमने बहुत ज्यादा सरप्लस अचीव कर लिया, अब दोबारा इक्विलिब्रियम पर वापस आते हैं। अब जब दोबारा यहां से मैंने इक्विलिब्रियम पर वापस आना है, जब मैंने दोबारा यहां से इक्विलिब्रियम पर इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, मैं सरप्लस पर हूं और मैं चाहता हूं मैं दोबारा इक्विलिब्रियम पर आऊं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एक्सपोर्ट कम करनी है, इंपोर्ट बढ़ानी है। तो इंपोर्ट बढ़ाना, एक्सपोर्ट कम करना, क्या करूंगा, अपनी करेंसी को रिवैल्यू करूंगा। जब मैं करेंसी को रिवैल्यू करूंगा तो होगा क्या, जब मैं करेंसी को रिवैल्यू करूंगा तो होगा क्या, यहां से हम डाउन आना शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी होती है। जब मैं करेंसी को डिवैल्यू कर रहा था तो हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा थी, हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज रनिंग में थी, वो बेहतरीन प्रोडक्शन करके बाहर के मुल्क बेच रही थी, और हमारी इंपोर्ट करने की आदत कम हो चुकी थी। जैसे मैंने करेंसी को रिवैल्यू किया, हमारी एक्सपोर्ट, जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो क्या हुई, महंगी होना शुरू हो गई, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई, इंपोर्ट चीपर होना शुरू हो गई। होगा क्या, हम इस पॉइंट से फर्दर सरप्लस में जाएंगे। ये फर्दर सरप्लस की रीजन बता दी मैंने आपको, क्यों, हमें एक्सपोर्ट करने की आदत पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट करने की आदत पड़ी है, इंपोर्ट कर नहीं रहे थे।
तो जब रिवैल्यूएशन होगी हम फर्दर सरप्लस में जाएंगे, जब फर्दर सरप्लस में जाएंगे तो एक्सपोर्ट बहुत महंगी पड़ रही होगी, हम एक्सपोर्ट छोड़ना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट कम करना शुरू कर देंगे। इंपोर्ट सस्ती पड़ रही होगी, इंपोर्ट की तरफ आना शुरू होंगे, तो फिर ये वो पॉइंट होगा जब हम दोबारा डाउन आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ जे कर्व, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ जे कर्व। ये हमारे पास कहलाती है इनवर्स ऑफ जे कर्व, ये हमारी इनवर्स ऑफ जे कर्व, ठीक है। तो यहां पर ये रिवैल्यूएशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, इफेक्ट ऑफ ये रिवैल्यूएशन है अब, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर 14 बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट हमारे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करके हमारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2 लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।